आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी की। आई होप कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं और ये चैप्टर भी मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। ये पार्ट 1 है, चलिए शुरू करते हैं। और हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस समय इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही पुअर कंडीशन में थी। ये एक बैकवर्ड, एम्प्यूटेड, स्टैग्नेंट और डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। उस समय देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इलिटरेट, बहुत बड़ी आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, रिसोर्सेज हमारे पास थे, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, लगभग 200 ईयर्स के ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी भी खो चुका था। जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली, तब नई इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस इकोनॉमी को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। जब गवर्नमेंट को सबसे पहले ये डिसाइड करना था, इंडिया किस इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है ऐसा अरेंजमेंट जिसके थ्रू इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती क्या है। मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अब देखते हैं अल्टरनेटिव यूज का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन का यूज केवल शुगर बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे गुड़ भी बनाया जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप शुगर केन से शुगर बनाएंगे या फिर गुड़, यानी एक ही रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि शुगर केन का कितना हिस्सा शुगर बनाने में लगाया जाए और कितना गुड़ बनाने में। यही डिसीजन लेना पड़ता है और इसी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इसलिए हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएं। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हर चीज़ अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए इस साल इंडिया में वीट और राइस की प्रोडक्शन किसी रीज़न से बहुत कम हुई है। अब अगर फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम होगी तो फ्यूचर में फूड शॉर्टेज या फेमाइन का रिस्क बढ़ सकता है और हमें दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट भी करने पड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फार्मर्स को इनकरेज करेगी कि दूसरे क्रॉप्स की कंपैरिजन में वीट और राइस की प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि यही हमारे स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं। यानी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि इस समय कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना। यही कहलाता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 10,000 रुपीज़ करोड़ का बजट है। अब गवर्नमेंट के सामने चॉइस है कि इस बजट का यूज़ नए हॉस्पिटल्स बनाने में किया जाए, नए स्कूल्स बनाए जाएँ, रोड्स और हाईवेज़ बनाए जाएँ या फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में खर्च किया जाए। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए गवर्नमेंट एक साथ हर काम नहीं कर सकती। उसे डिसाइड करना होगा कि किस सेक्टर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है और किस सेक्टर पर कितना एक्सपेंडिचर करना है। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को किस टेक्निक या मेथड से प्रोड्यूस किया जाए। प्रोडक्शन की 2 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव और सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है और मशीन्स का कंपैरेटिवली कम यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक उन कंट्रीज़ के लिए सूटेबल होती है जहाँ लेबर आसानी से अवेलेबल हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल के लिए हैंडलूम इंडस्ट्री, भदोई की कारपेट वीविंग इंडस्ट्री, अगरबत्ती मेकिंग इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर काम वर्कर्स द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। इस टेक्निक में मशीन्स, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि लेबर लेबर कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये टेक्निक्स वहाँ अपनाई जाती है जहाँ मशीन्स लेबर की कंपैरिजन में फास्टर, मोर एक्यूरेट और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज दोनों पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी टेक्निक अडॉप्ट की जाएगी, और ये पूरी तरीके से इस बात पर भी होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो कौन सी टेक्निक को अपने लिए बेहतर समझता है। एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी की ऑटोमेटेड कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मॉडर्न स्टील प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इन इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर काम एडवांस मशीन, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की मदद से किया जाता है। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया एक लेबर एबंडेंट कंट्री है, इसलिए कई सेक्टर्स में लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा सूटेबल रहती है, क्योंकि वहाँ स्पीड, क्वालिटी और मास प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तीसरी और आखिरी सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वे किन लोगों के लिए है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाएगा।
देखिए, हर व्यक्ति की इनकम, परचेजिंग पावर और नीड्स एक जैसी नहीं होती, इसलिए एक ही प्रोडक्ट हर इनकम ग्रुप के लिए सूटेबल भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी टूथपेस्ट बनाती है। वही कंपनी 20 रुपीज़ का स्मॉल पैक भी बेचती है और 250 रुपीज़ का प्रीमियम पैक भी। लो इनकम कंज्यूमर्स अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से छोटा पैक खरीदते हैं, जबकि हाई इनकम कंज्यूमर्स प्रीमियम वेरिएंट खरीद सकते हैं। यानी कंपनी अलग अलग इनकम ग्रुप्स को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसी डिसीजन को कहा जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम को भी थ्री मेन टाइप्स में बांट दिया गया है। इन्हें भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी कहलाती है जिसमें रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के पास होता है। यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम या एकदम बिल्कुल ही ख़त्म होता है और बिजनेसेस अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेता है। इस सिस्टम में ये डिसीजंस मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लिए जाते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर्स उसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो उसका प्रोडक्शन भी कम कर दिया जाएगा। अब बात करें हाउ टू प्रोड्यूस की, तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी ये भी मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है और एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आसानी से अवेलेबल है तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा। लेकिन अगर लेबर आसानी से अवेलेबल है और कंपैरेटिवली चीपर हैं तो प्रोड्यूसर्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी चूज कर सकते हैं। यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में टेक्निक का सिलेक्शन गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि प्रोड्यूसर्स अपनी कॉस्ट, अवेलेबल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और प्रॉफिट को ध्यान में रखकर करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है तो प्राइवेट कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा देंगी, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑटोमेटेड मशीन यूज़ करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा तो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे। लेकिन जहाँ लेबर से प्रोडक्ट कम कॉस्ट में हो सकता है वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। यानी यहाँ डिसीजन गवर्नमेंट नहीं बल्कि मार्केट डिमांड और प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पर लिए जाते हैं। इसीलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स का ऑनरशिप, कंट्रोल और ऑपरेशन गवर्नमेंट करती है। इस इकोनॉमी का एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोसाइटी के सभी लोगों के नीड्स को पूरा करना और सभी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तीनों का डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, किस मेथड से किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए किया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लोगों की नीड्स को ध्यान में रखकर प्लान करती है। इसका एक एग्जांपल नॉर्थ कोरिया भी है। उसने सोशलिस्टिक इकोनॉमी अडॉप्ट की है, भले भी हम उसको मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया है। देन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इस सिस्टम में गवर्नमेंट भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कंट्रोल करती है और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोडक्शन करने और लोगों की नीड्स को पूरा करने की इजाज़त होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करने में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है मोस्टली पब्लिक वेलफेयर से जुड़े सेक्टर्स में, जबकि बाकी डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर मार्केट डिमांड और कंज्यूमर्स नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं। इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट मोटिव दोनों के बीच बैलेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट की है। व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अडॉप्ट किया। देखिए, जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तब देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, कैपिटल की कमी थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर काफ़ी ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स पहले से ही मौजूद थी। उस समय हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि इंडिया किस सिस्टम को चूज करे और क्यों। अगर इंडिया पूरी तरह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अपनाता तो हो सकता था कि डेवलपमेंट तो तेज़ होती, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन पीछे रह जाता। वहीं अगर इंडिया पूरी तरह सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपनाता तो इकोनॉमी के लगभग सभी डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते। इससे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन, कंपटीशन और इनोवेशन लिमिटेड हो सकते थे।
इसलिए इंडिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई और मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। इस सिस्टम में गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट में अपना पार्ट प्ले करती है और प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यानी एक तरफ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपटीशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया। यहाँ कंपटीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन की वजह से कोई भी अपना एक तरफ़ा रूल नहीं अपना सकता। अब बात आती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की। देखिए, सिर्फ़ इकोनॉमिक सिस्टम चुन लेने से डेवलपमेंट अपने आप नहीं हो जाता। उसके बाद ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि रिसोर्सेज़ का यूज़ कैसे किया जाएगा, किस सेक्टर को पहले डेवलप किया जाएगा और किस सेक्टर को बाद में। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली डेवलप करना है, तो हमें प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट को पहले से सोच समझकर मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेना होता है। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, और ये सारे डिसीजंस इस तरह लिए जाते हैं कि पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। सिर्फ किसी एक सेक्टर का डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगर उस समय इंडिया की सिचुएशन देखें तो हमारे सामने एक साथ कई चैलेंजेस थे। पॉवर्टी भी कम करनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर करना था, इलिटरेसी को भी खत्म करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाना था और साथ ही इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी थी क्योंकि उस समय दुनिया के कई देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था। यानी हमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हर सेक्टर सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इसलिए गवर्नमेंट की प्लानिंग किसी एक एरिया तक लिमिटेड नहीं हो सकती थी। उसे डिसाइड करना था कि किस सेक्टर को पहले प्रायोरिटी दी जाए और किसे बाद में। इसी एम से इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की। इसके चेयरमैन उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने। प्लानिंग कमीशन का मेन एम था कि इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज का सही असेसमेंट किया जाए और फिर ये प्लान बनाया जाए कि इन रिसोर्सेज का सबसे एफिशिएंट यूज़ कैसे किया जाए। साथ ही ये भी तय किया जाए कि कौन से सेक्टर्स को सबसे पहले डेवलप करना है ताकि पूरे देश का बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। अब गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान का एक कॉन्सेप्ट अपनाया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हर प्लान 5 ईयर के लिए बनाया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट से 5 साल आगे का सोचती थी। असल में गवर्नमेंट के पास एक लॉन्ग टर्म विजन भी होता था जिसे पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब होता है कि आने वाले 15, 20 या 25 ईयर्स में देश को कहाँ तक पहुँचाना है। मान लीजिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 20 ईयर्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाना है। तो इस बड़े टारगेट को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है और हर 5 ईयर प्लान में उसका एक हिस्सा पूरा करने की कोशिश की जाती है। यानी पर्सपेक्टिव प्लान हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, जबकि 5 ईयर प्लान उस डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का हमारा मीडियम बनता है। इसीलिए कई बार 5 ईयर प्लान को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इकोनॉमी के लगभग सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को शामिल किया जाता था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लीजिए। इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग का आइडिया सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर अपनाया था। वहाँ इस प्लानिंग मॉडल मॉडल को काफ़ी सक्सेस मिली थी। इसीलिए इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस के बाद इसी मॉडल को अपनाया। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया का आखिरी 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017 था। इसके बाद 5 ईयर प्लान्स वाला सिस्टम खत्म हो गया है। 1 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ने कैबिनेट रिज़ोल्यूशन के माध्यम से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई इंस्टीट्यूशन, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, वो बनाई है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जब भी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात होती है तो एक नाम हमेशा याद रखा जाता है, प्रशांत चंद्रा महालनोबिस, जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के प्लानिंग प्रोसेस को साइंटिफिक अप्रोच देने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक फेमस मॉडल दिया जिसे महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इनका मानना था कि अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है तो सबसे पहले हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्होंने भारत और विदेश के कई फेमस इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर प्लानिंग फ्रेमवर्क तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पीसी महालनोबिस केवल इकोनॉमिस्ट ही नहीं बल्कि एक महान स्टैटिस्टिशियन भी थे। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कोलकाता में की, जो आज भी स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के एरिया में भारत के सबसे फेमस इंस्टीट्यूशन में से एक है। और इन्होंने संख्या नाम की एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल जर्नल भी शुरू की, जिसे आज भी स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में बहुत सम्मान दिया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग की बात होगी, पीसी महालनोबिस का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में याद रखा जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि गवर्नमेंट पहले क्लियर कर सके कि उनके गोल्स क्या हैं। फिर उन गोल्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ तैयार की जा सकें। प्लानिंग ये बताती है कि हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट तक पहुंचना कैसे है और उसे कितना टाइम में अचीव करना है। यानी बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया के 5 ईयर प्लान कौन-कौन से थे और उनके मेन गोल्स क्या थे।
इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 लॉन्च किया गया। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रिहैबिलिटेशन पर फोकस करना था। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 आया, जो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। इस प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66 लॉन्च हुआ, जिसका मेन एम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत बनना और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था। लेकिन 1966 से 1969 के बीच इंडिया को वॉर, सीवियर ड्राफ्ट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसी वजह से 5 ईयर प्लान की जगह 3 एनुअल प्लान्स चलाए गए, 1966 से लेकर 67, देन 67 टू 68 एंड 68 टू 69। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 टू 74 शुरू हुआ, फिर प्लानिंग का सिलसिला कंटिन्यू रहा। फिफ्थ प्लान 74 टू 79, इसके बाद 78 टू 80 के दौरान एक रोलिंग प्लान लागू किया गया, जिसे कई बुक्स में अलग से मेंशन भी किया जाता है। फिर सिक्स्थ प्लान 1980 टू 85, सेवन्थ प्लान 85 टू 90 और 1990 से 1992 के दौरान पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से दोबारा एनुअल प्लान्स चलाए गए। उसके बाद एट्थ प्लान 1992 टू 1997, नाइन्थ प्लान 1997 टू 2002, देन 2002 टू 2007, देन 2007 टू 12 और आखिर में ट्वेल्थ प्लान 2012 टू 2017 इम्प्लीमेंट किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में जो कुछ ईयर्स स्किप होते दिखते हैं, उनमें 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था। उन पीरियड में ये तो एनुअल प्लान या तो रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है। ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान फ्रॉम ईयर 2012 टू 2017 इंडिया का लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसके बाद 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई और उसने प्लानिंग के लिए एक नया अप्रोच अडॉप्ट किया। हर 5 ईयर प्लान का फोकस अलग अलग था, लेकिन सभी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही था, इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट। इन प्लान्स को बनाते समय सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये भी देखा गया कि सोसाइटी के वीकर सेक्शंस, अंडर प्रिविलेज्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों तक भी डेवलपमेंट का बेनिफिट पहुंचे। उस समय इंडिया केवल इकोनॉमिकली ही पीछे नहीं थी, बल्कि कई सोशल प्रॉब्लम्स भी मौजूद थी, जैसे अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, लो लिटरेसी, पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए 5 ईयर प्लान्स का एम सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं था, बल्कि सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ भी था। अब अगर 5 ईयर प्लान्स के मेन एम्स की बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें 4 मेन पार्ट्स में समझ लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज ग्रोथ, देन मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि कंट्री पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और लोगों की इनकम भी बढ़ती है। ग्रोथ के लिए सिर्फ फैक्ट्रीज बढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई जैसी सपोर्टिंग सर्विसेज का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ती है, ताकि अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट जनरेट किया जा सके। अब सवाल आता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र कैसे किया जा सकता है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मीनिंग है द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। जैसे शुरुआत में इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और 1990s के बाद सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे तेज़ी से बढ़ने लगा। मेनली ईयर 1991 की एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और सर्विस सेक्टर जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की, यानी मॉडर्नाइजेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई मशीन्स खरीद लेना या नई टेक्नोलॉजी ले आना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और सोसाइटी के ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल आउटलुक में पॉजिटिव चेंजेस लाना। मॉडर्नाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स, यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स, इंप्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड्स। इन सभी का एम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था। एंड सेकेंड इज चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन केवल टेक्नोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें सोसाइटी की सोच बदलने पर भी जोर दिया गया, जैसे अनटचेबिलिटी जैसी सोशल लेवल को खत्म करना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, वुमेन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना, वीकर सेक्शंस और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विसेज में आगे बढ़ाना। इसी को लेकर के टाइम टू टाइम रिजर्वेशन पॉलिसीज और कई वेलफेयर प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए,
ताकि सोशली बैकवर्ड लोगों को एक इक्वालिटी का चांस मिल सके और वो सबके साथ स्टैंड आउट कर सकें। यानी मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब सिर्फ़ इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना नहीं बल्कि सोसाइटी को भी प्रोग्रेसिव बनाना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का सीधा-सीधा मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना और अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम से कम डिपेंड करना। इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि देश धीरे-धीरे फॉरेन डिपेंडेंस को कम करे। खासकर फूड ग्रेन्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्नोलॉजी, एसेंशियल कमोडिटीज़ इन एरियाज़ में इंडिया को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी थी। अगर कोई कंट्री अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमेशा इंपोर्ट्स पर डिपेंड करेगी, तो उसकी इकोनॉमी मजबूत नहीं बन पाएगी। इसलिए 5 ईयर प्लान्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने पर भी जोर दिया गया। अब फोर्थ और आखिरी ऑब्जेक्टिव है इक्विटी। इक्विटी का मतलब केवल इक्वालिटी नहीं होता, बल्कि फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बेनिफिट्स होता है। यानी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर इंडियन तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो रिच हो, मिडिल क्लास हो या फिर कोई पुअर। हर व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी बेसिक नीड्स पर सबका बराबरी का राइट है, इसलिए ये हर सिटीजन को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इनकम और वेल्थ की इनक्वालिटी को भी कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर रिच और ज़्यादा रिच होता जाए और पुअर और ज़्यादा पुअर होता जाए तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं माना जाएगा। इसलिए 5 ईयर प्लान्स का एम ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था जिसमें ग्रोथ के साथ-साथ सोशल जस्टिस भी हो। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पॉलिसीज़, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन सब और सब्सिडीज़ और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ा कोई भी डाउट है या फिर प्रीवियस चैप्टर से भी जुड़ा कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।